हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एमएचसी का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने कल देख लिया था कि एमएचसी 1 और एमएचसी 2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो किस टाइप के एंटीजन को अपने सरफेस किस टाइप के एंटीजन से बाइंड होके सरफेस पे उसको प्रेजेंट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंडोजिनस पाथवे ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन, मतलब एक ऐसा पाथवे जिसमें एंडोजिनस एंटीजन बाइंड करते हैं एमएचसी 1 के साथ और उसको सेल की सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एंडोजिनस पाथवे ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे कि एंडोजिनस एंटीजन एमएचसी 1 के साथ बाइंड होके कैसे सरफेस पे जाते हैं और प्रेजेंट करते हैं उस एंडोजिनस एंटीजन को सेल की सरफेस पे, जिससे टी सेल वहाँ पर आके अपना आगे का काम कर सके। तो देखिए इसमें एंडोजिनस पाथवे ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन इट अकर्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म। ये पाथवे दो अलग अलग कंपार्टमेंट में पूरा होता है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा साइटोप्लाज्म। मतलब एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेल इसमें इन्वॉल्व होता है, दूसरा साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है इसमें। अब एंडोजिनस एंटीजन क्या होते हैं फिर से मैं बता दे रही हूँ। इसमें डिफेक्टिव प्रोटीन्स आते हैं जो सेल के अंदर डिफेक्टिव प्रोटीन बन जाते हैं, जिसका सेल के अंदर कोई काम नहीं होता, उसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है या उस सेल को ख़त्म करना ज़रूरी होता है, जिसमें डिफेक्टिव प्रोटीन बन रहे हैं या वायरल प्रोटीन्स आ गए हैं या ट्यूमर एंटीजन्स बन रहे हैं। तो ये सारे जो भी प्रोटीन या एंटीजन है वो सेल के अंदर बनते हैं, इसीलिए एंडोजिनस एंटीजन कहलाते हैं। बाहर से कुछ नहीं आता। वायरल प्रोटीन्स भी सेल के अंदर बनते हैं, बाहर से केवल वायरस का जीन या जीनोम अंदर आता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो सेल के अंदर ही होती है। तो ये सारे प्रोटीन्स हमारे एंडोजिनस एंटीजन के अंतर्गत काउंट होते हैं। ठीक, और इसमें एमएचसी 1 इन्वॉल्व होता है। एंडोजिनस पाथवे में एमएचसी 1 इन्वॉल्व होता है, ये हम कल देख चुके थे। अब देखिए प्रोसेसिंग क्या क्या होती है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में पहले हम देखते हैं लार्ज एंटीजेनिक प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड बाय प्रोटियासोम्स एंड पेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड। जो लार्ज एंटीजेनिक प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन का हमने कुछ भी आप बना सकते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। वो एंटीजेनिक पेप्टाइड अगर मान लें, एंडोजिनस पेप्टाइड मान लें, तो प्रोटियासोम उसको डिग्रेड करके छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है या प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स कर देता है। एंटीजेनिक पेप्टाइड का प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स बना देता है प्रोटियासोम की मदद से। प्रोटियासोम कई सारे प्रोटीएजेस एंजाइम का कलेक्शन होता है प्रोटियासोम के अंदर। वो सारे के सारे जितने भी इसमें कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसको अलग अलग टाइप के एंजाइम तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज कर देता है। तो सिंपल हमारे एंटीजेनिक पेप्टाइड जो भी डिफेक्टिव प्रोटीन, वायरल प्रोटीन या ट्यूमर एंटीजन थे, उसको तोड़ दिया गया छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे प्रोटीन फ्रेगमेंट्स में विद द हेल्प ऑफ प्रोटियासोम्स। और यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, उसके बगल में उसका डायग्राम बना हुआ है, जिससे आपको ये चीज़ समझने में आसान रहे कि क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद देखिए साइटोप्लाज्म में इतना हो गया। अब हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, एमएचसी 1 प्रोटीन्स आर फोल्डेड बाय चैपिरोन प्रोटीन्स। चैपिरोन प्रोटीन जो होती हैं वो प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करती हैं। तो एमएचसी 1 प्रोटीन सबसे पहले चैपिरोन प्रोटीन्स के द्वारा फोल्ड की जाती हैं। मतलब देखिए अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 ऐसे फोल्डेड हैं, एक ही लाइन में नहीं है, सीधी रेखा में है नहीं, थोड़ा सा फोल्डेड फॉर्म में है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के बगल में आ गया। तो ये जो फोल्डिंग है वो चैपिरोन प्रोटीन्स के द्वारा ही की जाती है। और इस फोल्डिंग के होने में मतलब कि पूरी तरीके से फोल्ड होकर नीचे ना आ जाए, एक कार्लनेक्सिन प्रोटीन इसके साथ यहाँ अटैच्ड होती है बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन की जगह, जो कि कल हम स्ट्रक्चर में देखे थे। कार्लनेक्सिन प्रोटीन यहाँ अटैच इसलिए होती है जिससे ये स्ट्रक्चर ऐसा ही रहे और नीचे ना आ जाए, ना ये फोल्डिंग होते होते पता चला यहाँ नीचे तक पहुँच जाए, तो ऐसा ना हो। इनका जो पेप्टाइड बाइंडिंग वाला पार्ट है अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 के बीच में, वो बाहर की तरफ ऊपर की तरफ रहे, इस तरीके से ही अरेंजमेंट रहे। तो इसलिए कार्लनेक्सिन यहाँ बाइंड होती है, क्योंकि अभी बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन यहाँ पर नहीं आ पाई है। जब तक वो नहीं आएगी तब तक कार्लनेक्सिन बाइंड रहेगी, जब वो आएगी तो ये हट जाएगी, फिर बीटा 2m बाइंड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कार्लनेक्सिन शॉर्ट लिव्ड प्रोटीन है, डिग्रेड हो जाती है तुरंत साइटोप्लाज्म में जाने के बाद। ठीक, उसके बाद हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया कि एमएचसी 1 प्रोटीन्स आर फोल्डेड बाय चैपिरोन प्रोटीन्स। ये चैपिरोन प्रोटीन्स बना दिया, ये एमएचसी 1 बना दिया। इन प्लेस ऑफ बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन कार्लनेक्सिन इज प्रेजेंट, जो कि यहाँ बना हुआ है। उसके बाद व्हेन बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन एंटर्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कार्लनेक्सिन इज रिमूव्ड एंड बीटा 2m अटैचेस विद एमएचसी 1। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, कार्लनेक्सिन यहाँ पे अटैच थी, उसके बाद बीटा 2m आई
ये β2m आ रही है तो कार्बोनेक्सिन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और अब देखिए β2m बाइंड हो गया जहाँ कार्बोनेक्सिन बाइंड थी, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो चैपिरोन्स हैं ये अभी भी बाइंड की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, डिग्रेडेड प्रोटीन्स जो साइटोप्लाज्म में डिग्रेड हुई थी ना, पीछे वाले पेज पे हमने देखा था, जो डिग्रेडेड प्रोटीन्स थी अब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आती हैं साइटोप्लाज्म से विद द हेल्प ऑफ टैप चैनल। ये हमने देखा था कि डिग्रेडेड जो प्रोटीन्स थी प्रोटियासोम से जो बनी हुई थी साइटोप्लाज्म में, वो एक टैप चैनल के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश करती हैं। ईआर की मेम्ब्रेन पर टैप चैनल्स लगे होते हैं जिसके थ्रू ये अंदर आती हैं। जो ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जो बने थे, प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स बने थे प्रोटियासोम की मदद से, वो यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद आफ्टर एंटरिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे फर्दर डिग्रेडेड बाय ईआरएपी इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स। अभी भी ये बड़े हैं एक तरीके से, इस कंडीशन में ये बाइंड नहीं हो सकते यहाँ पे MHC1 के साथ, तो इनको और छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है स्मॉल पेप्टाइड्स में विद द हेल्प ऑफ ईआरएपी। ईआरएपी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अमीनोपेप्टिडेजेस कहलाते हैं। एक तरह से इनको हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाने वाले प्रोटीएजेस, जो इसको और छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। अब ये छोटे पार्ट जो हो गए हैं वो यहाँ पे जुड़ जाते हैं, जो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव है इसका अल्फा 2 अल्फा 1 के बीच में, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्मॉल पेप्टाइड बाइंड्स विद MHC1 एंड चैपिरोन प्रोटीन्स रिमूव्ड। जो स्मॉल पेप्टाइड जनरेट हुआ था वो यहाँ बाइंड कर गया कि अल्फा 2 अल्फा 1 के बीच में, यही इसकी बाइंडिंग साइट थी जैसा कि कल हमने देखा था। और चैपिरोन देखिए अब रिमूव हो गई, ये चैपिरोन देखिए जा रही हैं यहाँ से हट गई, यहाँ पहले ऊपर की तरफ बंधी हुई थी अभी निकल गई, और यहाँ पेप्टाइड बाइंड हो गया। पेप्टाइड बाइंड होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये पूरी असेंबली पेप्टाइड के साथ MHC1 की जो असेंबली है वो सेल के सरफेस पे मूव करती है विद द हेल्प ऑफ गोल्जी बॉडीज। इसको गोल्जी बॉडी लेके जाती है सेल की सरफेस पे प्रेजेंट कराने के लिए। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, MHC1 बाइंडेड विद पेप्टाइड एंटीजन मूव्स टुवर्ड सेल सरफेस विद द हेल्प ऑफ गोल्जी बॉडीज, ठीक है। गोल्जी बॉडीज की मदद से सेल की सरफेस पे पहुंच गए, और सेल की सरफेस पे पहुंचने के बाद MHC1 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स CD8+ TC सेल्स को बुलाती हैं, क्योंकि MHC1 के साथ बाइंड CD8 ही करता है। TC सेल्स ही आती हैं वहाँ पे उसको डिग्रेड करने के लिए, जो भी जिसमें भी MHC1 एंडोजिनस पेप्टाइड को प्रेजेंट किया होता है। तो ये हमारा हो गया है एंडोजिनस पाथवे ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन। इसके नोट्स आप इसी तरीके से बना के इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप इसका जब डायग्राम देखेंगे बुक्स में जो बना हुआ होता है वो काफ़ी टिपिकल सा होता है, इसको बनाने में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बनाया हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं कोई गलती नहीं निकाल पाएगा आप, और ये आपको याद करना भी आसान रहेगा। तो इसको 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा, अपने आप ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम एक्सोजिनस पाथवे भी डिस्कस कर लेंगे। एंडोजिनस पाथवे थोड़ा सा टफ है इन कंपैरिजन टू एक्सोजिनस पाथवे, तो आपका अगर ये पाथवे समझ में आ जाएगा तो एक्सोजिनस समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें बस हमारा क्या था कि एंडोजिनस पाथवे में साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, उसके बाद हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है, उसके बाद किस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और MHC का कॉम्प्लेक्स बाहर मूव किया गोल्जी बॉडी से, और इस CD8+ TC सेल को अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।